हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग या वेज ऑफ चार्जिंग या आवेशन की विधियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये आवेशन है क्या। तो प्यारे बच्चों, जब आप किसी उदासीन वस्तु को किसी भी प्रकार से आवेशित कर देते हो, है ना, तो हम बोलते हैं कि आपने आवेशन कर दिया। एक नंबर बात। दो नंबर बात, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर था, है ना, उसमें मैंने आपको एक फंडामेंटल सी चीज़ बताई थी कि आवेशन का मूल कारण क्या है ना। यानी कोई वस्तु जो है वो यदि आवेशित हो जाती है तो इसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो क्या है। तो बच्चों, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यानी या तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन हट रहा है या फिर वस्तु में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। और यदि ऐसा हो जाता है तो वस्तु आवेशित हो जाती है, यानी वस्तु का आवेशन हो जाता है। तो आवेशन की विधियां का मतलब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हम यह सीखने जा रहे हैं कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन कैसे हटाया जा सकता है या वस्तु में इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड किया जा सकता है। क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो वस्तु पर आवेश आ जाएगा, वस्तु आवेशित हो गई, इसका मतलब वस्तु का क्या हो गया? आवेशन। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हेडिंग लगा हुआ है आवेशन की विधियां यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। प्यारे बच्चों, चार्जिंग के मुख्यतया, है ना, 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं बच्चों? 3, ठीक है। जिनमें से जो पहला मेथड है नंबर 1, उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण के द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन? घर्षण के द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये क्या होता है? तो बच्चों, आप लोग देखिए, आपके पास 2 अलग अलग, है ना, 2 भिन्न भिन्न उदासीन वस्तु हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका है वस्तु A और ये आपका है वस्तु B। भिन्न भिन्न उदासीन वस्तु है ना। और यहाँ भिन्न भिन्न उदासीन वस्तु होने का मतलब है, यदि यह वस्तु जो है, इसका पदार्थ यदि कांच है तो इस वस्तु का जो पदार्थ है वो है रेशम का कपड़ा। यानी दोनों वस्तु जो है वो एक ही पदार्थ से मिलकर नहीं बनी होनी चाहिए, यानी अलग अलग पदार्थ की होनी चाहिए, है ना। यदि ये आपका ग्लास रोड है ना, तो ये आपका ऊनी कपड़ा है ना। और यदि ये आपका प्लास्टिक का छड़ है ना, तो ये आपका बिल्ली की खाल है या फिर अंबर है या कोई भी आपका फर वाला कपड़ा है ना। दोनों वस्तुएं अलग अलग पदार्थ की होनी चाहिए, तभी घर्षण के द्वारा आवेशन होगा। तो बच्चों, ये वस्तु A है ना, और ये वस्तु A क्या है? उदासीन। क्या है बच्चों? उदासीन, है ना। ये आपकी वस्तु B है भाई, और ये भी क्या है बच्चों? उदासीन। क्या है? उदासीन। अब देखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? दोनों वस्तुओं को आपस में रब करवाते हैं, है ना। रब करवाने का मतलब ऐसे ऐसे आपस में रगड़ते हैं, है ना। ऐसे ऐसे आपस में रगड़ते हैं, यानी आफ्टर रबिंग, यानी घर्षण के बाद। आफ्टर रबिंग यानी घर्षण के बाद बच्चों क्या होता है? आफ्टर रबिंग क्या होता है? आफ्टर रबिंग क्या होता है? तो बच्चों, जब इनको आपस में रगड़ा जाता है तो हम यह देखते हैं कि इन दोनों वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, है ना। यानी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक है।
यहाँ मान लीजिए बच्चों, जब आपने इन दोनों को आपस में रगड़ा तो वस्तु ए के 4 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए वस्तु बी में चले गए, है ना। तो जो आपका वस्तु ए है इसमें देखो इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता हो गई, और इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता हो गई तो इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, धनावेश। और जो आपका वस्तु बी है इसमें देखो 4 इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो गया, और इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य हो गया तो बच्चों इस पर बोलो क्या आ जाएगा, ऋणावेश। यानी पहली वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है उस पे तो क्या आ जाता है बच्चों, धनावेश, है ना। दूसरी वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है उस पर बोलो क्या आ जाता है, ऋणावेश। क्या आ जाता है, ऋणावेश। तो हम यहाँ यह देखते हैं कि वस्तु ए भी उदासीन थी और वस्तु बी भी उदासीन थी, और दोनों पर ही क्या आ जाता है, आवेश। यानी एक पर तो क्या आता है, धनावेश, और दूसरे पर क्या आता है, ऋणावेश। यह जो प्रक्रिया है इसको बोला जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। क्या बोला जाता है बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन। यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ आपने ये देखा कि जो आपका वस्तु ए है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन यदि इससे हट गए तो मैंने आपको बताया है इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो आपका वस्तु बी है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना। और ग्रहण कर रहा है तो मैंने आपको बताया इस पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, है ना। और इसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी चाहिए, एक टेबल याद रखनी चाहिए। मैं एक टेबल बनाता हूँ, आप लोग देखेंगे बच्चों, है ना। यहाँ मैं ले रहा हूँ बच्चों वस्तु फर्स्ट। क्या ले रहा हूँ, वस्तु फर्स्ट। वस्तु फर्स्ट के रूप में मैं वो लूँगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ बच्चों मैं ले रहा हूँ वस्तु सेकंड, और वस्तु सेकंड के रूप में मैं वो वस्तु लूँगा जिस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं वस्तु फर्स्ट में कांच की छड़। क्या लेते हैं बच्चों, कांच की छड़। क्या लेते हैं, कांच की छड़। और वस्तु बी के रूप में हम लेते हैं बच्चों रेशम का कपड़ा। क्या लेते हैं बच्चों, रेशम का कपड़ा। हम लोग क्या देखते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, है ना। तो कांच की छड़ पर तो आ जाता है बच्चों धनावेश, और रेशम के कपड़े पर आ जाता है ऋणावेश। यहाँ निश्चित रूप से आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि कांच की छड़ ने ही इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागे, रेशम के कपड़े ने ही इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण किए, रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं त्यागे, और कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण नहीं किए। यह बात भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आता है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आता है, किस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो बच्चों मेमोरी बेस्ड सवाल है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कांच की छड़ पर तो आता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका रेशम का कपड़ा है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास है बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल क्या है आपके पास बच्चों, बिल्ली की, हाँ आपके पास है बच्चों बिल्ली की खाल, ठीक है। बिल्ली की जो खाल है इसको रगड़ा जाए किससे बच्चों, प्लास्टिक की छड़ से, है ना। यह एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं बच्चों एबोनाइट। क्या बोलते हैं, एबोनाइट। या तो किससे रगड़ा जाए, प्लास्टिक की छड़ से, या किससे रगड़ा जाए, एबोनाइट की छड़ से। तो हम यह देखते हैं कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं, जिससे जो बिल्ली की खाल है उस पर तो आता है धनावेश, तथा प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ पर क्या आता है, ऋणावेश। ठीक है बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें,
थर्ड एग्जाम्पल यदि हम देखें तो बच्चों कोई भी फर वाला कपड़ा ले लो, कोई भी फर वाला कपड़ा ले लो, कोई भी फर वाला कपड़ा ले लो। नंबर 3, आपने कोई ऊनी कपड़ा ले लिया। क्या ले लिया आपने? ऊनी कपड़ा। बच्चों एक पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं अंबर, है ना। एक और पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों एबोनाइट, जो सेकंड एग्जांपल में आप देख चुके हो, ठीक है। या फिर आप छड़ ले लो किसकी? प्लास्टिक की। या बच्चों फिर आप छड़ किसकी ले लो? रबड़ की, है ना। तो बच्चों इनमें से कोई भी छड़ लेकर, है ना, आप ऊनी कपड़े से रगड़ो, है ना, तो ऊनी कपड़े के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन वाली छड़ों में चले जाएंगे। तो ऊनी कपड़े पर तो क्या आएगा? धनावेश, और इन पर क्या आएगा? ऋणावेश, ठीक है। नंबर 4 एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं कि हमारे सूखे बालों में से जब आप प्लास्टिक का कंघा पास करते हो, प्लास्टिक का कंघा पास करते हो, तो बच्चों जो हमारे बाल हैं उनसे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघे पर आ जाते हैं, जिससे कंघे पर तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कंघे में चले जाते हैं, कंघे पर तो आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और बाल पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ये कुछ ग्रुप्स हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। ये बच्चों वस्तु फर्स्ट है, ये वस्तु सेकंड है ना। ये कॉम्बिनेशन लेकर जब इनको आपस में रगड़ा जाता है तो इनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है ना। जो बच्चों ये वाली वस्तु हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं तो इन पर धनावेश आता है, और जो ये वाली वस्तु है ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो इन पर ऋणावेश आता है। अब ये देखते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्यों होता है। तो बच्चों आप देखेंगे आपके पास ये कोई वस्तु है ए, है ना, और ये कोई वस्तु है बी, है ना बच्चों। ये भी क्या है बोलो? उदासीन, है ना, और ये वाली भी बोलो क्या है बच्चों? उदासीन, है ना। यानी इस वस्तु में कुछ ऐसा है कि टोटल इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है? प्रोटॉन। और ऐसा ही कुछ इसमें है ना, कि इलेक्ट्रॉनों का संख्या इसमें भी जो प्रोटॉन है उसके क्या है बच्चों? बराबर। ओके, अब इनको हम आपस में जब रब करेंगे, इनकी रबिंग होगी, तब क्या होगा? इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। वो आदान प्रदान क्यों होता है वो देखिए। ये बच्चों वस्तु ए है ना, वस्तु ए, और कोई भी वस्तु किससे मिलकर बनी होती है? परमाणुओं से। हम इसका एक एटम कंसिडर कर लेते हैं। एटम में आपका ये तो क्या होता है बच्चों? नाभिक के चारों ओर, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? चक्कर काटते रहते हैं। तो इसके फर्स्ट ऑर्बिटल में भी चक्कर काट रहे होंगे, सेकंड में भी काट रहे होंगे, थर्ड में भी काट रहे होंगे, और इस प्रकार से आते ये इसका मोस्ट आउटर ऑर्बिटल है ना। इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा और वो भी चक्कर काट रहा होगा, और जो मोस्ट आउटर ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों की तुलना में सबसे ढीला बंधा हुआ होता है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालना सबसे अधिक सुविधाजनक है। और ये वाला जो एटम बनाया है वो मैंने किसका बनाया है? वस्तु ए का। किसका बनाया है? वस्तु ए का। जैसे ये कांच की छड़ है ना, कांच की छड़ है तो कांच का कोई मैंने एक एटम ले लिया, है ना, वो वाला एटम मैंने बनाया है। ओके, अब देखो बच्चों, ये आपकी वस्तु बी है ना। वस्तु बी भी, है ना, परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है ना। तो इसका कोई एक एटम यदि कंसिडर करें तो उसका भी अपना एक नाभिक होगा, है ना। वस्तु भिन्न भिन्न है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी, भाई परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा, है ना। जैसे आप जानते हो यदि बच्चों परमाणु क्रमांक आपका Z बराबर 1 है तो वो हाइड्रोजन होगा, है ना। और यदि वो चेंज हो गया 2 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। 3 है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? लिथियम हो जाएगा। 26 है तो वो क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। 29 है तो वो क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। यानी
वस्तु यदि अलग है तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर अलग है, और एटॉमिक नंबर अलग है इसका मतलब उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है। तो बच्चों अलग अलग वस्तु है ना, अलग अलग वस्तु है ना, तो इनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी, इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। एक नंबर बात। अब आप एक एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ के आ चुके हो, है ना बच्चों। यदि वस्तु भिन्न भिन्न है तो परमाणु भिन्न भिन्न, और परमाणु भिन्न भिन्न है तो परमाणु का जो साइज होता है, परमाणु का जो साइज होता है वो भी क्या होगा, भिन्न भिन्न। किसी का साइज छोटा होगा, किसी का साइज बड़ा होगा। तो हम लोग देखते हैं और यह मान लेते हैं कि जो एटम बी है उसका पहला ऑर्बिटल ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दूसरे में भी घूम रहे हैं, इसका भी एक आउटर मोस्ट सेल होगा या जो बाह्यतम कोश होगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अपेक्षाकृत ढीला बंधा होगा। ओके, तो देखो बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो आपका जवाब कुछ इस तरह से आ सकता है, सर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ढीला बंधा होता है ना, और आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, है ना। मैं पूछूं ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस एटम का कौन सा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में सबसे ढीला बंधा होता है, तो ये भी ढीला बंधा हुआ है और ये भी ढीला बंधा हुआ है। अब देखो बच्चों, अब हम यदि इन दोनों इलेक्ट्रॉन का आपस में कंपैरिजन करें, आपस में यदि तुलना करें, तो बच्चों इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन किसी अन्य इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक प्रबलता से बंधा हुआ होगा। एटम अलग अलग है ना, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, ढीला बंधा है ना। लेकिन यदि इन दोनों की आपस में कंपैरिजन करें तो इन दोनों में से कोई एक किसी दूसरे की तुलना में अपेक्षाकृत अपने नाभिक से अधिक दृढ़ता से बंधा होगा। और यहां आपको नजर आ रहा है कि इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में अधिक दृढ़ता से बंधा हुआ है। तो जिसको मैं ढीला बंधा हुआ कह रहा हूं, इसकी तुलना में यदि उसको कहा जाए तो बच्चों ये किससे बंधा हुआ है, दृढ़ता से बंधा हुआ है। तो यदि इन दोनों एटम के बीच में कोई इंटरेक्शन हो, ठीक है, और इंटरेक्शन में आपको पता है आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही जाना है ना, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही जाना है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन ही जाना है। तो यदि इनको जाना पड़े तो आपको पता है ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन की तुलना में दृढ़ता से बंधा हुआ है, तो ये तो जाएगा नहीं, तो कौन जाएगा, ये जाएगा। इसका मतलब वस्तु ए इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, है ना, और आपकी वस्तु बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। अब हुआ क्या, जब बच्चों दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, यानी उनकी रबिंग की जाती है, तब क्या होता है, आप ध्यान से देखना। ये आपका है वस्तु ए, ठीक है, ये आपका है वस्तु बी। रबिंग के लिए टच करवाओगे तो इनकी सरफेस आपस में टच हो जाएगी। सरफेस टच होगी तो बॉडी ए के सरफेस के ये वाले एटम, है ना, और बॉडी बी की सरफेस के ये वाले एटम आपस में टच कर जाएंगे बच्चों, यानी एक दूसरे के बहुत अधिक नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आएंगे तो क्या होगा, पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन पर केवल इस नाभिक का आकर्षण था, ये तो दूर था भाई, है ना। अब एटम ए और एटम बी, ये आपका है एटम ए, ये जो है वो आपका क्या है, एटम ए, और ये आपका क्या है, एटम बी। ये नजदीक आ चुके हैं, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को अब ये नाभिक भी खींच रहा है, तो ये वाला एटम है, यानी ये वाला एटम ये चाहता है कि जो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसको खींचकर मैं अपने पास लेकर आ जाऊं, है ना। ठीक इसी प्रकार यह वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पर इस नाभिक का आकर्षण भी है, और ए और बी एक दूसरे के निकट आ चुके हैं, तो यह वाला नाभिक जो है वो भी इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो एटम बी चाहता है कि इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को मैं मेरे पास लेके आ जाऊं। अब इनमें जीतेगा कौन, तो इनके आपस में यदि कंपैरिजन किया जाए तो बच्चों ये तो दृढ़ता से बंधा हुआ है और इसकी तुलना में ये ढीला बंधा हुआ है, तो एटम बी जीत जाएगा, एटम ए हार जाएगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम बी के पास आ जाएगा, और कहाँ आ जाएगा, आउटर मोस्ट सेल में। तो बच्चों इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इस पे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो
तो यहाँ वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे तो बोलो क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो ये वाला जो एटम है इस पर बोलो क्या आ जाएगा धनावेश। इस प्रकार से बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बॉडी बी में। ये बात आपको समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। ठीक ऐसे ही बच्चों इनके साथ होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो माइनस, इस पे क्या प्लस। इसी प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ तो माइनस, इस पे बोलो क्या प्लस। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इस पे माइनस और इस पे क्या प्लस। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, आदान प्रदान। अब देखो रगड़ने की जरूरत ही नहीं है ना, दो बॉडी को आपस में टच करवा दो, टच करवाते ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाएगा। जो पास वाले एटम है उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, है ना, और एक एटम पड़ोसी दूसरे पदार्थ के एटम के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, है ना, तो एक तो त्याग देगा और दूसरा ग्रहण कर लेगा। अब रगड़ने से क्या होगा, कोई भी दो बॉडी जब आप लेते हो बेटा, उनकी जो सरफेस यदि आप सूक्ष्म स्तर पर देखो तो उबड़ खाबड़ होती है। जब उनको टच करवाते हो तो कुछ एटम ही आपस में टच होते हैं, ए के ये वाले एटम बी के इन वाले एटम को टच कर गए, बीच वाले एटम देखो टच नहीं हो पाते। टच नहीं हो पाते तो आप जब इसको रगड़ते हो तो और अधिक संख्या में परमाणु संपर्क में आएंगे। ए के वो वाले इलेक्ट्रॉन, वो वाले एटम भी बी के उन वाले एटम से संपर्क में आ जाएंगे जिनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही संपर्क में आ जाएंगे तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, आदान प्रदान। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो ए पर आएगा और अधिक धनावेश और बी पर क्या आएगा, और अधिक ऋणावेश। ये होता है घर्षण के द्वारा आवेशन का मूल कारण। यहाँ एक मिसकंसेप्ट भी है, हालांकि कई बुक्स में भी लिखा हुआ है, अब तो खैर ये चीज़ें नहीं आती, कि जब एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है, आपस में रगड़ते हैं तो उष्मा का उत्पादन होता है। उष्मा के उत्पादन के कारण इलेक्ट्रॉन उस थर्मल एनर्जी को ग्रहण करते हैं और उसमें ऊर्जा को ग्रहण करके एक वस्तु से किस में चले जाते हैं, दूसरी वस्तु में। बाकी इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं होती, रगड़ने की जरूरत नहीं, आप टच करवा दो, टच करवाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई उष्मा की आवश्यकता नहीं होती। यदि उष्मा के कारण इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता तो आप दो कांच की छड़ दो ना, उनको रगड़ो, गर्म हो जाएगी, रात दिन रगड़ते रहो, है ना, रात दिन रगड़ते रहो, चार्जिंग होगी ही नहीं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान का मूल कारण ये वाला है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, यानी इसके एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इसके एटम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की तुलना में ढीला बंधा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। ठीक है, इसी प्रकार बिल्ली की खाल और प्लास्टिक या एबोनाइट की बात की जाए तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की तुलना में ढीला बंधा हुआ है, तो ये त्यागेगी और ये ग्रहण करेगी। हमारा जो सूखा बाल है और हमारा जो प्लास्टिक वाला कंगा है ना, उनका यदि कंपेरिजन किया जाए तो बाल का जो हमारा एटम है उसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की तुलना में ढीला बंधा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये आपका ऊनी कपड़ा है ना, ये आपका ऊनी कपड़ा है। एम्बर, एबोनॉइड, प्लास्टिक या रबर का यदि आप छड़ लोगे तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की तुलना में ढीला बंधा होता है, और ढीला बंधा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और हमारे पास जितने भी पदार्थ हैं, है ना, उन पदार्थों के बारे में हमें पता है कि किसका संयोजी इलेक्ट्रॉन किस वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन की तुलना में ढीला बंधा हुआ है, क्योंकि हमें उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी पता होती है। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। यदि देखो दो वस्तु को आप आपस में रगड़ोगे तो कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, इसका निर्धारण उस वस्तु के वर्क फंक्शन से हो जाता है। वर्क फंक्शन का मतलब बच्चों क्या होता है, कार्यफलन। क्या होता है बच्चों, कार्यफलन, है ना। जिस बॉडी का कार्यफलन कम होता है वो तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और जिसका ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। ठीक है, जैसे आप पढ़ते थे ना, प्लेटिनम का जो आपका वर्क फंक्शन होता है वो सर्वाधिक होता है ना, मेटल्स में 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सबसे कम सीजियम का होता है जिसको आप प्रकाश सुग्राही धातु भी बोलते थे। तो बताओ इसी प्रकार हर पदार्थ का एक वर्क फंक्शन होता है, एक कार्यफलन होता है ना। दो वस्तुओं को आप आपस में रगड़ोगे तो उनकी तुलना करोगे तो एक का वर्क फंक्शन दूसरे की तुलना में कम मिलेगा,
जिसका कम होगा वो तो त्यागेगी और जिसका ज़्यादा होगा वो ग्रहण करेगी। यदि, हालांकि ये चीज़ बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, आपको दो बॉडी के वर्क फंक्शन दे देता है और कहता है कि इनको आपस में रगड़ा जाता है तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उस पर तो आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उस पर बोलो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। कम वाली इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और ज़्यादा वाली इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। ये आपका क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। एक बार दोबारा सुन लो बच्चों, क्या होता है इसमें, जब आप दो अलग अलग उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो, है ना, तो उनके मध्य में क्या होता है भाई, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। यानी एक वस्तु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, दूसरी वस्तु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो एक पर तो क्या आ जाता है, धनावेश, और दूसरी पर क्या आ जाता है, ऋणावेश। यानी दोनों वस्तुओं पे क्या आ गया, आवेश। ठीक है, अब जो घर्षण द्वारा आवेशन है उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं बच्चों। पहली बात ध्यान से सुनना, घर्षण द्वारा जो आवेशन है, घर्षण द्वारा आवेशन है उसके बारे में पहली बात सुनो। दोनों जो वस्तुएं होती है उन पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। आप देख सकते हो ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी, दोनों क्या थी, उदासीन। आपस में इनको आपने रगड़ा तो आफ्टर रबिंग मान लो ए के 4 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, बी में 4 गए हैं तो इस पे आ जाएंगे 4 पॉजिटिव, और इधर 4 आए हैं तो इस पे क्या आ जाएंगे, 4 नेगेटिव। तो ए पर बोलो कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, तो बी पर कौन सा आया, नेगेटिव। दोनों कौन सी प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के। दूसरी बात, बॉडी ए और बॉडी बी पे जो चार्ज आता है ना, वो प्रकृति में तो बच्चों चलो विपरीत होता है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होता है ना। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, आंसर है -4 ही, है ना। इससे 4 इलेक्ट्रॉन हटे हैं तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, +4 ही, है ना। तो जो घर्षण द्वारा आवेशन होता है ना, उसमें दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, 1 नंबर बात। और 2 नंबर बात, वो आवेश परिमाण में क्या होता है, समान। वो आवेश परिमाण में क्या होता है, समान। ये आपका क्या था, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये टेबल आप लोगों को याद रखनी है ना। बच्चा मेमोरी बेस्ड सवाल एग्जाम में आता है, आपको दे देता है ना कि ऊनी कपड़ा जो है उसको आपने प्लास्टिक की छड़ से रगड़ा, है ना, किस पर आएगा पॉजिटिव और किस पर आएगा नेगेटिव, है ना। आपको कोई वहाँ वर्क फंक्शन नहीं मिलेगा तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि जो ऊनी कपड़ा है उस पर तो आना है पॉजिटिव, है ना, और जो प्लास्टिक वाली छड़ है उस पर बोलो क्या है बच्चों, नेगेटिव। ओके, ये पहला मेथड था। इसके बाद दूसरा मेथड है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा, या इसको बोलते हैं बच्चों संपर्क द्वारा। क्या बोलते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं इसको, चालन द्वारा आवेशन, या फिर क्या बोलते हैं बच्चों, संपर्क द्वारा आवेशन, है ना। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, नाम से स्पष्ट है ना। 2 बॉडी लेंगे और दोनों बॉडी को डायरेक्ट टच करवाएंगे, दोनों का आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट करवाएंगे, दोनों को आपस में टच करवाएंगे, है ना। तब क्या होगा बच्चों, वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। देखो क्या होता है ये, क्या होता है ये, इसमें क्या होता है, ये पहली बॉडी है बॉडी ए, ठीक है, और ये है दूसरी बॉडी बॉडी बी, है ना। ये क्या है बच्चों, उदासीन, और इसे ही हमें आवेशित करना है। और जो बॉडी ए है उसको पहले से आवेशित लिया जाता है, पहले से आवेशित लिया जाता है। और यहाँ मैंने उदाहरण के रूप में इस पर कौन सा आवेश दिखाया है, ऋणावेश। तो ये क्या है, ऋणावेशित वस्तु। ध्यान से सुनो बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन में पहली वस्तु भी उदासीन थी और दूसरी वस्तु भी उदासीन, है ना।
और दोनों को आपने आवेशित कर दिया था। लेकिन यदि आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन करना है, चालन द्वारा आवेशन करना है, ठीक है, तो आप किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक वस्तु पहले से आवेशित लेनी पड़ेगी। पहले से एक वस्तु आवेशित लेनी पड़ेगी, भले ही उस पर नेगेटिव चार्ज हो और भले ही उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। आपको पहले से आवेशित लेनी पड़ेगी और इसकी हेल्प से कोई भी जो उदासीन वस्तु है ना, उस पर आप चार्ज ला दोगे। और चार्ज लाने का मतलब है या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे या उससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, उस पर चार्ज आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों बॉडी को आपस में टच करवा देते हैं, टच करवा देते हैं। ये आपका बॉडी ए है, इस पे क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। और ये आपका है बॉडी बी, ये आपका है बॉडी बी, ये आपका क्या है, उदासीन। इनको टच करवा दिया, या तो टच कराओ या फिर बच्चों इनको किसी वायर से जोड़ दो, वायर से जोड़ दो, या तो इनको डायरेक्ट टच करवाओ या इनको वायर से जोड़ दो। क्या होगा, बॉडी ए में देखो बच्चों नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य है ना, इलेक्ट्रॉनों का क्या है, आधिक्य, ज़्यादा है इसमें इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें आपस में क्या है, रिपल्सन, यानी प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा था, पहले तो दूर दूर थे, प्रतिकर्षण तो हो रहा था लेकिन जाने का रास्ता नहीं था। जैसे आपने टच करवा दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ नेगेटिव चार्ज अन्य वाले जो नेगेटिव चार्ज है उनसे प्रतिकर्षित होकर पास वाली बॉडी में चले जाते हैं जो उसके टच में है, जो उसके टच में है, जो उसके टच में है। इस प्रकार से चले जाते हैं, इस प्रकार से चले जाते हैं, इस प्रकार से चले जाते हैं, इस प्रकार से चले जाते हैं। अब हम क्या काम करें, ये वायर हटा लें या क्या करें, इनको अलग अलग रख लें। ये बॉडी ए है और ये आपकी बॉडी बी है। टच करवाने के बाद अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो जो बॉडी बी उदासीन हुआ करती थी, याद कीजिए इस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं हुआ करता था, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं हुआ करता था। और अब बॉडी बी पे बोलो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, यानी जो बॉडी बी है वो क्या होगी, आवेशित। और प्रकृति क्या है, नेगेटिव, तो ये बोलो क्या होगी, ऋणावेशित। इसको क्या कहा जाता है, चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन। यहाँ क्या हुआ, जब आपने इनको टच करवाया तो बच्चों यहाँ मैंने नेगेटिव दिखाया था, नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ वाला जो एटम है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटोनों की तुलना में ज़्यादा है। उदाहरण के रूप में मान लो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, है ना भाई, प्रोटॉन तो कितने थे, मान लो 11 और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 12, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ था, माइनस। और ये वाला जो एटम था वो न्यूट्रल था, है ना। मान लो ये वाला जो एटम है इसके पास आपके पास मान लो बच्चों 20 तो है प्रोटॉन और 20 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये बोलो क्या था, न्यूट्रल था। तो क्या हुआ कि जैसे इनको टच करवाया, है ना, तो ये वाले जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इस एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे थे और वो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर उसको रास्ता मिल गया, ऐसे होते हुए यहाँ आ गया, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन हट गया, तो ये तो कितने हो गए, 11, तो ये तो हो गया न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ से माइनस गायब कर दिया, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 21 होते इस पे बोलो क्या आ गया, माइनस आ गया। इसका मतलब यहाँ वाला माइनस अब यहाँ आ गया। और वास्तव में इस प्रक्रिया में बॉडी बी ने क्या किया है, तो आंसर है बॉडी बी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से बॉडी ए के कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, बॉडी बी में। तो बॉडी ए पर तो नेगेटिव चार्ज घट जाता है और बॉडी बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी उदासीन वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित। ये आपका दूसरा मेथड था, ये आपकी दूसरी विधि थी, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट टच होता है दो बॉडी का, है ना, या दो बॉडी को आप किससे जोड़ दो, वायर से, ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है भाई, क्या बात ध्यान में रखनी है कि इसमें आप उदासीन वस्तु को आवेशित कर सकते हो, है ना, लेकिन इसके लिए आपको पहले से एक आवेशित वस्तु लेनी पड़ेगी, पहले से आपको आवेशित वस्तु लेनी पड़ेगी, तब ये चार्जिंग होगी। ओके,
अब जैसे घर्षण में मैंने आपको बताया था, घर्षण में क्या होता है बताओ, दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। कौन सी प्रकृति का? विपरीत प्रकृति का। यहां देखो बच्चों क्या होगा, जो चालन द्वारा आवेशन है ना, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन में, चालन द्वारा आवेशन में उदासीन वस्तु पर कौन सा आवेश आता है? समान प्रकृति का आवेश आता है। कौन सा आवेश आता है? समान प्रकृति का आवेश आता है। इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो इस पे कौन सा आएगा? नेगेटिव। इस पर कौन सा होता? पॉजिटिव, तो इस पर भी कौन सा आता? पॉजिटिव। अब बोलो बच्चों, बात आपको समझ में आई? तो ए पर नेगेटिव है तो बी पर भी क्या आएगा? नेगेटिव। यदि चार्जिंग किससे हो रही है? कंडक्शन से। इलेक्ट्रॉन चल के गया है, इसलिए इसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। और बॉडी ए पर यदि पॉजिटिव है, क्या बच्चों? पॉजिटिव, तो बी पर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। चलो एक चीज देखो आप, ये बॉडी ए है और इस पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। और ये बॉडी बी है, ये न्यूट्रल है, वायर से जोड़ा, क्या होगा? प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन, और कुछ प्लस कहाँ पहुंच जाएंगे? बॉडी बी पर। कुछ प्लस कहाँ पहुंच जाएंगे? बॉडी बी पर। कुछ प्लस जो है वो कहाँ पहुंच जाएंगे? बॉडी बी पर। तो ए पर भी पॉजिटिव और बी पर भी पॉजिटिव। ठीक है, ये तो हम सरलता के लिए बताते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए। ये आपकी बॉडी ए थी, बॉडी ए पर बोलो क्या था? प्लस था। क्या था बच्चों? प्लस। बॉडी बी क्या थी? बोलो न्यूट्रल। तो इसका ये वाला एटम देखो, इस एटम की क्या बात है? इस एटम की क्या बात है बच्चों? इसमें यदि प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन 10 ही है ना। एक इलेक्ट्रॉन बच्चों कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इस पर क्या है बच्चों? धनावेश, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्लस। ये वाला जो एटम है, यदि बच्चों इसमें 20 प्रोटॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन है। बोलो ये क्या है? न्यूट्रल। ये क्या है? न्यूट्रल। जब इनको डायरेक्ट टच करवाया तो होता क्या है? ये वाला प्लस उठकर यहाँ नहीं आता, प्लस तो चल ही नहीं सकता। स्थानांतरण तो केवल किसका होता है बच्चों? स्थानांतरण तो केवल किसका होता है? स्थानांतरण तो केवल किसका होता है? तो भैया आंसर है, ये तो केवल किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों का। किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों का। तो वास्तव में क्या होता है, जैसे ही आप टच करवाते हो तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इस पे क्या है? प्लस। ये पास वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इस पे प्लस है और इलेक्ट्रॉन पे क्या है? माइनस है। तो क्या होगा? इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर इस वाले एटम के पास आ जाएगा। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ आ गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हो गए? बोलो 19, यानी एक प्रोटॉन क्या हो गया? एक्स्ट्रा। तो इस पर तो क्या आ जाएगा? प्लस। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन थे, बोलो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, तो ये प्लस क्या कर दूंगा? गायब कर दूंगा। तो ये तो हो गया उदासीन और ये एटम क्या हो गया? धनावेशित। तो वास्तव में बॉडी बी का इलेक्ट्रॉन किस में आया है? बॉडी ए में। लेकिन सरलता के लिए दिखा क्या देते हैं कि बॉडी बी का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। यानी जो प्लस यहाँ दिख रहा था वो यहाँ दिखने लग गया, तो हम बोल देते हैं प्लस चला जाता है, जबकि प्लस नहीं जाता। आता कौन है? इलेक्ट्रॉन। आता कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी देखो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। बॉडी बी ने बच्चों इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो इस पे बोलो क्या आया है? प्लस। इस पे बोलो क्या आया है? प्लस। ये होता है चालन द्वारा आवेशन। क्या होता है बच्चों? चालन द्वारा आवेशन। दूसरा मेथड ये हो गया, यानी आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण घर्षण के द्वारा करवा सकते हो। दो उदासीन वस्तु ले लो भाई, है ना, उनको आपस में रगड़ो, है ना, तो क्या होगा? उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण और वो आवेशित हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? एक उदासीन वस्तु ले लो, एक आवेशित वस्तु ले लो, डायरेक्ट टच करवा दो। क्या होगा भाई? आवेशित वस्तु का कुछ आवेश चालन के द्वारा, प्रवाह के द्वारा कहाँ चला जाएगा भाई? उदासीन वस्तु पे चला जाएगा। यदि आवेशित पर नेगेटिव है तो उदासीन पे नेगेटिव चला जाएगा, आवेशित पे पॉजिटिव है तो उदासीन पे पॉजिटिव चला जाएगा और आपकी उदासीन वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित। ये दूसरा मेथड था। इसके बाद बच्चों तीसरा मेथड है, 3 विधियां हैं। तीसरा मेथड है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा
आवेशन, ये तीसरा है बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन, है ना। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बच्चों विदाउट टचिंग होगा, बिना संपर्क के होगा, विदाउट टचिंग होगा। क्या होगा बच्चों? ये विदाउट टचिंग। इसमें क्या होगा? इसमें एक वस्तु ए लेंगे और ये वस्तु ए जो है वो पहले से क्या होगी? आवेशित, पहले से क्या होगी? आवेशित। इसमें एक अन्य वस्तु बी लेंगे, ये वस्तु बोलो क्या होगी? उदासीन। चालन में ए और बी को टच करवाते थे, यहाँ टच नहीं करवाना, दोनों को एक दूसरे के बहुत अधिक निकट रखना है, बहुत अधिक निकट रखना है, इतना दूर नहीं, है ना, इतना दूर भी नहीं, इतना दूर भी नहीं, इतना दूर भी नहीं, यानी दोनों वस्तु को, ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, इतना नज़दीक रखना है। ये ए है और ये बी है, इतना नज़दीक रखना है, इतना नज़दीक रखना है कि टच तो करे नहीं और बाकी रहे नहीं। यानी ऐसा लगता है जैसे टच होगी, लेकिन टच नहीं होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए, एकदम नज़दीक रखना है बच्चों, एकदम नज़दीक। एकदम नज़दीक रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? यदि बच्चों बॉडी ए पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो बॉडी बी पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। उदासीन थी और देखो आवेशित हो गई, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी भाई, सीधी सीधी बात है। और यदि बॉडी ए पर बच्चों नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो बॉडी बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखो चालन द्वारा जो आवेशन था ना, उसमें तो समान प्रकृति का आवेश आ रहा था, बॉडी ए पर पॉजिटिव है तो बी पर भी पॉजिटिव आ रहा था भाई। इसमें विपरीत प्रकृति का आता है बच्चों, यदि बॉडी ए पर क्या है? पॉजिटिव, तो बी पर क्या आता है? नेगेटिव, और ए पर यदि नेगेटिव है तो बी पर क्या आता है? पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन, है ना। क्या होता है? दोबारा सुनो, एक आवेशित वस्तु लेते हैं, ठीक है ना, उसको उदासीन वस्तु के एकदम निकट रख देते हैं। क्या करते हैं? एकदम निकट रख देते हैं, तो क्या होता है जी? निकट रखने पर क्या होता है जी? तो आंसर है, जो उदासीन वाली वस्तु है ना, उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। चलो इसकी प्रक्रिया समझते हैं कि ये होता कैसे है, ये होता कैसे है। याद है ना आपको, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? स्केल को सूखे बालों में से पास करो, है ना। तो देखो बालों पर क्या आ गया? पॉजिटिव, है ना। स्केल पे क्या आ गया? नेगेटिव, है ना। फिर आप क्या काम करते थे बच्चों? उस स्केल को कागज के छोटे टुकड़ों के नज़दीक लेकर जाते थे, तो कागज के टुकड़े स्केल से चिपक जाते थे। तो कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सर कागज का टुकड़ा तो उदासीन है ना, चलो स्केल पे आया है चार्ज, तो कागज का टुकड़ा तो उदासीन है ना, तो वो फिर आकर्षित क्यों हुआ? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो इंडक्शन से आएगा, प्रेरण से आएगा। यहां से आपको पता लगेगा कि कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट क्यों हुआ। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं बच्चों, कुछ स्टेप में समझेंगे। सबसे पहले इसका स्टेप फर्स्ट लेते हैं, बहुत शानदार जानदार मेथड है भैया ये। देखो बच्चों, पहला स्टेप देखते हैं, इसका पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है ना, ये ले ली मैंने कोई उदासीन वस्तु। क्या ले ली बच्चों मैंने? उदासीन वस्तु। ये ले ली मैंने उदासीन वस्तु, और इसके पास मैंने रख दी एक आवेशित वस्तु एकदम पास, और आवेशित वस्तु के रूप में मैंने क्या लिया हुआ है? कांच की छड़, है ना। कोई कांच की छड़ ले लो, छड़ को आप रेशम के कपड़े से रगड़ दो, घर्षण होगा भाई, और इस पे क्या आ जाएगा बच्चों? धन आवेश। तो मैंने क्या ले ली बच्चों? कांच की छड़। और कांच की छड़ को मैंने क्या काम किया? उदासीन वस्तु के एकदम पास रख दिया, ठीक है, उदासीन वस्तु के एकदम पास रख दिया। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? मैं स्टेप सेकंड में आपको दिखाता हूँ। क्या होने वाला है मैं आपको स्टेप सेकंड में दिखाता हूँ। देखो बच्चों, ये उदासीन वस्तु थी,
और ये एकदम निकट रखी हुई, एकदम निकट रखी हुई, टच नहीं है, विदाउट टचिंग है। कंडक्शन में बच्चों दोनों बॉडी टच करवाते हैं, आवेशित को उदासीन से टच करवाते हैं, यहाँ टच नहीं करवाएंगे। ये कांच की छड़ है, इस पे क्या है, धनावेश। क्या है बच्चों, धनावेश। ठीक है। अब देखो बच्चों, इस बॉडी में मैं दो भाग बना रहा हूँ। ये वाला जो भाग है इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चों ए, और ये वाला जो भाग है इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चों बी। ये देखो आवेशित वस्तु के पास वाला भाग है, और ये देखो बच्चों दूर वाला भाग है। चलो एक बात बताओ, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को यानी नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित। क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित। तो बच्चों यहाँ जो एटम्स बैठे हुए थे, इसके दूर जो एटम बैठे हुए थे न्यूट्रल थे, लेकिन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो ढीला बंधा हुआ है ना। और उस वाले इलेक्ट्रॉनों को ये जो कांच की धनावेशित छड़ है अपनी ओर क्या करेगी, खींचेगी। तो यहाँ किसी एटम का इलेक्ट्रॉन जो है अपने एटम से बाहर निकलकर चलता चलता यहाँ वाले एटम के पास पहुँच जाएगा। तो ध्यान दें, इस बॉडी में ये उदासीन थी ना, तो इसमें मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 प्रोटॉन है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, विद्युत रूप से उदासीन। क्या है ये, विद्युत रूप से उदासीन। अब इस एटम का कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, क्योंकि धनावेशित छड़ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा है तो इस पर तो क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आया है तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। इसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। तो देखो जो दूर वाला भाग है, छड़ से दूर वाला जो भाग है वहाँ तो आ जाएगा धनावेश, और छड़ के जो पास वाला भाग है वहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। भाई पास वाले भाग में इलेक्ट्रॉन इधर से आके इकट्ठे हो जाएंगे, तो इस पे आ जाएगा ऋणावेश और इस पे क्या आ जाएगा, धनावेश। इसको बोलते हैं कि उदासीन वस्तु का क्या हो गया, पोलराइजेशन, यानी ध्रुवण हो गया। अभी भी नेट चार्ज नहीं है, वस्तु ने न तो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। इस वस्तु को नाम दे देता हूं मैं वस्तु सी। क्या नाम दे देता हूं बच्चों, वस्तु सी। क्या नाम दे देता हूं बच्चों, वस्तु सी। वस्तु सी ने न तो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, न इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां आ गए, है ना। वस्तु से न तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ना, न कोई वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। बस एक भाग के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, दूसरे भाग की ओर। यदि आप काउंट करोगे तो वस्तु में अब भी 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन, अब भी ये विद्युत रूप से क्या है, उदासीन। जितना प्लस है उतना क्या है, माइनस है। न वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, न वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इसको बोलते हैं बच्चों पोलराइजेशन ऑफ बॉडी। तो पोलराइजेशन में, ध्रुवण में क्या होता है, वस्तु के एक भाग पर ऋणावेश प्रेरित हो जाता है और दूसरे भाग पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। फिर मैं आपको बताता हूं, इसको बोलते हैं प्रेरित ऋणावेश। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेरित ऋणावेश। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेरित धनावेश। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेरित धनावेश। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बच्चों। ये जो प्रेरित ऋणावेश होता है, ये होता है परिबद्ध आवेश या बद्ध आवेश, परिबद्ध या बद्ध आवेश। ठीक है। और ये होता है स्वतंत्र आवेश। ये होता है स्वतंत्र आवेश। क्यों भाई, क्योंकि देखो कांच की छड़ समीप रखी हुई है, प्लस और माइनस के बीच में क्या है, आकर्षण। तो ये कांच की छड़ की पॉजिटिव चार्ज के कारण, धनावेश के कारण यहाँ आकर्षण के बंधन से बंधा हुआ पड़ा रहेगा, बंधित रहेगा। ये कौन सा आवेश है, परिबद्ध आवेश। प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होता है तो ये छड़ इस प्लस आवेश को इससे बाहर निकालना चाहती है, तो मौका यदि इसको मिल जाए तो ये जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वतंत्र आवेश। ये आपका स्टेप भी है। दोबारा सुनो क्या हुआ बच्चों, आपके पास एक उदासीन वस्तु थी जिसको मैंने नाम क्या दे दिया, सी। इसके पास आप क्या लाए, कांच की छड़, जो क्या थी, धनावेशी। तो क्या होगा, इसके एक भाग के इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी दूसरे भाग की ओर आ जाएंगे। यहाँ इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों, भाग ए। इसको मैंने क्या बोल दिया, भाग बी। तो बी भाग के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, ए भाग की ओर। तो ए भाग पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। बी भाग पर क्या आ जाएगा, धनावेश। इसको क्या बोलते हैं, प्रेरित ऋणावेश। इसको क्या बोलते हैं, प्रेरित धनावेश। बॉडी सी अब भी न्यूट्रल है, अब भी इस पर नेट चार्ज क्या है, 0 है। ये बोलो क्या कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ न्यूट्रल बॉडी, है ना। उदासीन वस्तु का क्या हो गया, ध्रुवण हो गया। अब स्टेप थर्ड में क्या करना है, ये देखो बच्चों।
स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या करना है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। स्टेप थर्ड में आप लोगों को क्या करना है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। स्टेप थर्ड में क्या करना है, बड़ा शानदार स्टेप है वो, स्टेप थर्ड आप अच्छे से देखेंगे बच्चों। स्टेप थर्ड, इंडक्शन चल रहा है ये, इंडक्शन चल रहा है ये। कांच की छड़ यहीं रखते हैं, कांच की छड़ को दूर नहीं लेके जाएंगे, नहीं मामला खत्म। कांच की छड़ जैसे ही दूर लेके चले जाएंगे, प्लस और माइनस में क्या है, आकर्षण, वापस आपस में मिल जाएंगे और ये बॉडी वापस से क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन कांच की छड़ है तो ये इनको मिलने नहीं देती, क्योंकि माइनस पर तो आकर्षण है, इनको तो अपने पास रखती है, प्लस पर प्रतिकर्षण है तो इनको अपने से दूर रखती है। तो कांच की छड़ समीप रखते हैं। ये लो बच्चों, यहाँ बोलो क्या था, माइनस, और यहाँ बोलो क्या था, प्लस। अब इस उदासीन वस्तु को हम अर्थ से जोड़ देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं। यहाँ अर्थ का गोला न दिखाकर इस प्रकार से दिखाया जाता है, बड़ा लाइन, छोटा लाइन, फिर छोटा लाइन। लाइन चाहिए 3 दिखा दो, 4 दिखा दो। इसको बोलते हैं ग्राउंडेड करना, या इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग करना। बच्चों हमारी जो पृथ्वी है वो है इलेक्ट्रॉनों का समुंदर, उसमें खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का समुंदर। ये कितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है और कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है, ये इलेक्ट्रॉनों का समंदर होती है बच्चों। तो क्या होगा देखो, जैसे ही आपने इस वाली बॉडी को, जिसको आपने क्या कहा था, बॉडी सी, क्या कहा था, बॉडी सी, बोलो किससे जोड़ोगे, अर्थ से जोड़ोगे। तो ये तो देखो कंडक्शन होगा, ये तो कंडक्शन होगा। इंडक्शन में हमें कंडक्शन की भी हेल्प लेनी पड़ती है, कंडक्शन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो हमने इस बॉडी को अर्थ से डायरेक्ट टच करवा दिया, वायर से जोड़ दिया, इसका मतलब डायरेक्ट टच करवा दिया। तो बच्चों क्या होगा, चालन द्वारा चालन होगा। चालन होगा तो क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव चार्ज तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये प्लस के आकर्षण के कारण, कांच की छड़ के प्लस के आकर्षण के कारण बंधा हुआ है। प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन है, तो ये सारा का सारा जो प्लस चार्ज है, सारा का सारा जो प्लस चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। वास्तव में होता क्या, प्लस तो चल नहीं सकता। वास्तव में होता क्या बच्चों, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, यहाँ क्या है, प्लस यानी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका था, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा कर देगा, तो ये न्यूट्रल हो गया। एक और आएगा इसके पास, ये न्यूट्रल हो जाएगा। एक और आएगा इसके पास, ये न्यूट्रल हो जाएगा। एक और आएगा इसके पास, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल के बॉडी में आ गए। 4 प्लस थे तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको न्यूट्रल कर दिया। यहाँ से प्लस गायब हो गया तो हम बोल देते हैं प्लस कहाँ चला गया, अर्थ में। और वास्तव में प्लस अर्थ में नहीं गया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, बॉडी में। अब देखो, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। बच्चों कांच की छड़ न तो इसको इलेक्ट्रॉन देती है, न इससे इलेक्ट्रॉन लेती है। कांच की छड़ तो इसका क्या करती है, पोलराइजेशन करती है, यानी इस वाले भाग के कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा देती है। उसके बाद जैसे ही अर्थिंग करते हैं, अर्थ जो है वो या तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगी या इसको इलेक्ट्रॉन देगी। यहाँ अर्थ ने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, यानी इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो इस पे कौन सा चार्ज आना है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब देखो केवल नेगेटिव बच गया, इधर वाला पॉजिटिव नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि अर्थ से इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये आपका है स्टेप नंबर 3। इसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 4, देखो कंडक्शन हो गया, स्टेप 3 में कंडक्शन हो गया। स्टेप 4 देखो, कांच की छड़ अब भी यहीं रखेंगे, कांच की छड़ को हटा देंगे तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन बंधित नहीं रहेंगे, एक्स्ट्रा है, रिपल्सन है, कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। तो बच्चों कांच की छड़ को यहीं रखते हैं। ये क्या है भाई, अर्थिंग या ग्राउंडेड, अर्थिंग या फिर ग्राउंडेड। कांच की छड़ को यहीं रखते हैं, कांच की छड़ को यहीं रखते हैं। लॉजिक, कांच की छड़ को यहीं रखा और जो ग्राउंडेड वाला वायर था उसको हटा देते हैं। अब इसका अर्थ से कोई कनेक्शन नहीं। फिर बच्चों स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, अब कांच की छड़ को दूर ले जाओ। इनके बीच में जो इसके आकर्षण के कारण एक जगह इकट्ठे हो रखे थे
क्योंकि कांच की छड़ इनको आकर्षित कर रही थी। अब इनके बीच में एक जैसी प्रकृति वाले आवेश है, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज पूरी वस्तु में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। और फाइनली जो उदासीन वस्तु सी थी वो बोलो बच्चों आपकी क्या होगी, आवेशित। और कौन से रूप से आवेशित हो गई, तो आंसर है ऋणावेशित हो गई। तो देखो कांच की छड़ पर क्या था, धनावेश, और ये उदासीन वस्तु है, इस पर विपरीत प्रकृति का कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश। ये जो पूरा प्रोसेस है 5 स्टेप वाला, इसको क्या कहा जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या कहा जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये था बच्चों आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो क्या हुआ, इसमें आपको एक आवेशित वस्तु लेनी पड़ी भाई, जैसे आपने कांच की छड़ ले ली, और एक आपको क्या लेनी पड़ी, उदासीन वस्तु। कंडक्शन में डायरेक्ट टच करवाते थे, यहाँ डायरेक्ट टच नहीं करवाएंगे बच्चों, है ना, एक दूसरे के, है ना, बहुत ज़्यादा, है ना, निकट रखेंगे उनको। निकट रखते ही क्या होगा, निकट रखते ही क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। क्या होगा, पोलराइजेशन। प्लस के पास बोलो क्या आएगा, माइनस, और प्लस के दूर बोलो क्या आएगा, प्लस। फिर क्या करेंगे, अर्थिंग। तो दूर वाला जो चार्ज है ना वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। उसके बाद क्या करेंगे, अर्थिंग हटा देंगे। उसके बाद छड़ को दूर रख देंगे, जो भी इस पे चार्ज आया वो फैल जाएगा। यदि कांच की छड़ पर प्लस है तो इस पे क्या आएगा, माइनस। यदि कोई ऐसी छड़ ले लेता जिस पे माइनस होता तो बोलो इस पे क्या आता, प्लस। यानी प्रेरण द्वारा आवेशन में उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। यानी जो आवेशित वस्तु लेते हैं उस पर प्लस है तो उदासीन पे आएगा माइनस। यदि आवेशित पर माइनस है तो उदासीन पे बोलो क्या आएगा, प्लस। ठीक है, यहां ध्यान देना बच्चों, ये जो कांच की छड़ है ये इस वस्तु से न तो इलेक्ट्रॉन लेती है न इलेक्ट्रॉन इसको देती है। इसका काम तो केवल पोलराइजेशन का है ना। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इस बॉडी का किसके साथ होता है, अर्थ के साथ। किसके साथ होता है, अर्थ के साथ, है ना। ये आपका क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, अब आपको वो बात समझाता हूं ना, जब आप कंघे को सूखे बालों से पास करके या प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों में से पास करके आप कागज के टुकड़ों के नज़दीक लेके जाते हो तो वो कागज के टुकड़े क्यों चिपक जाते हैं। बच्चों एक बात ध्यान सुनना, आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होता है ना वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आवेशों के मध्य की दूरी कम होगी तो लगने वाला बल ज़्यादा होगा। बस ये बात ध्यान में रख लेना, दूरी कम होगी, दूरी यदि कम होगी तो बोलो बच्चों बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है। आपने कंघे को या प्लास्टिक की छड़ को सूखे बालों में से गुजार दिया तो बोलो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। मैंने बता दिया ना आपको, सॉरी, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। बालों पे आता है प्लस तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, अब ग्राउंड के ऊपर ये कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं, है ना। तो कागज के टुकड़े का बच्चों कोई सरफेस होगा, ये ऐसे वाला कागज का टुकड़ा है, देखो ऐसे वाला कागज का टुकड़ा है। ठीक है, कंघे को उदासीन कागज के टुकड़े के एकदम नजदीक रख दिया, एकदम नजदीक रख दिया तो क्या होगा, इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। आपको याद है ना, जैसे ये वाली वस्तु थी, माइनस के पास तो बोलो क्या आ जाएगा, प्लस, और माइनस के दूर बोलो क्या आ जाएगा, माइनस। देखो बच्चों, उदासीन वस्तु थी, यहाँ आपने कोई माइनस वाली वस्तु रख दी तो ये इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारेगी, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा, प्लस। तो कागज का पोलराइजेशन हो जाएगा। यानी इसकी ऊपर वाली सरफेस पे क्या आना है, प्लस, और नीचे वाली सरफेस पे क्या आना है, माइनस। अब देखो बच्चों, इस पे तो माइनस है और ऊपर प्लस है, माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा, आकर्षण। ठीक है, यहाँ माइनस है और नीचे क्या है, माइनस। बोलो माइनस और माइनस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इस कागज के टुकड़े पर स्केल 2 प्रकार का बल लगा रही है। एक तो कौन सा बल लगा रही है, आकर्षण का, और एक कौन सा बल लगा रही है, प्रतिकर्षण का। कौन सा बल लगा रही है, प्रतिकर्षण का। लेकिन देखो बच्चों, माइनस और प्लस के बीच की दूरी कम होगी, किसकी तुलना में, माइनस और माइनस के बीच की तुलना में। और दूरी जो कम होती है वो बल बड़ा होता है। यानी आकर्षण आपका बड़ा है किसकी तुलना में, प्रतिकर्षण की तुलना में। तो आकर्षण जीत जाएगा, नेट फोर्स आकर्षण वाला बचेगा, और ये कागज का टुकड़ा तेजी से ऊपर उठकर इससे चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। इस कारण से चिपकते हैं। तो ध्यान से सुने, आपसे पूछे प्लस और प्लस 2 वस्तु है जिन पर धनावेश है, क्या होगा, तो आप बोलोगे प्रतिकर्षण। ऋणावेश है तो क्या होगा, आप बोलोगे प्रतिकर्षण। एक पे प्लस है और एक पे माइनस है तो बोलो क्या होगा, आकर्षण। एक पर प्लस है और दूसरी उदासीन है तब
क्या कोई आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु पर विद्युत बल लगा सकती है या आकर्षित कर सकती है? तो इसका आंसर है यस। कागज का टुकड़ा क्या था? उदासीन। बोलो इस पे क्या था? नेगेटिव चार्ज। ये आवेशित और ये उदासीन। क्या हुआ? पोलराइजेशन। एक तरफ क्या आ गया? माइनस, एक तरफ क्या आ गया? प्लस। पोलराइजेशन के कारण इस पे आकर्षण भी लगा, प्रतिकर्षण भी लगा, लेकिन आकर्षण जीतेगा किससे बच्चों? प्रतिकर्षण से। और उदासीन वस्तु आकर्षित होकर इससे क्या होगी? चिपक जाएगी। तो बोलो किसके कारण हुआ ये? प्रेरण के कारण। किसके कारण हुआ ये? प्रेरण के कारण। तो बच्चों मेनली चार्जिंग की ये 3 विधियां हैं, ये 3 मेथड्स हैं, है ना। और तीनों मेथड्स को आप गौर से देखना हुआ क्या है इनमें, है ना बेटा। जिस किसी बॉडी पर चार्ज आया है ना, तो उस बॉडी ने या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है या उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है या बॉडी में हमें यदि इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो हमारे पास मेनली ये 3 मेथड हैं। एक तो फ्रिक्शन वाला, रगड़ दो, एक से हट जाएंगे, दूसरी में ऐड हो जाएंगे। एक है कंडक्शन, एक उदासीन लो, एक आवेशित लो, डायरेक्ट टच कर दो, है ना, डायरेक्ट टच कर दो। तो आवेशित पे यदि नेगेटिव है तो उसके इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? उदासीन में। यदि उस पर पॉजिटिव है तो उदासीन के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो इस पे प्लस आ जाएगा भाई। और एक आपका क्या है? इंडक्शन। एक आवेशित लेनी होती है, एक उदासीन लेनी होती है, डायरेक्ट टच नहीं करवाते बच्चों, समीप रखते हैं, तो पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन होने के बाद अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है, और ये वाली जो वस्तु है इस पे क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी थी आवेशन की विधियां। ओके, थैंक यू।